क्या रेमंड ही हीलर है? रेमंड ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या वह बता सकता है कि उसे क्या परेशान कर रहा है? हैंसन डर के मारे रेमंड के पीछे छिप गया। रेमंड ने उस आदमी की तरफ देखा और सोचा कि ऐसा डरावना दिखने वाला इंसान उसकी क्लिनिक में क्यों आया है। कैनर ने भौहें सिकोड़ते हुए रेमंड को आदेश दिया कि वह तुरंत ये जगह छोड़ दे, वरना उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पूरी ताकत से रेमंड को मारने की कोशिश की। लड़कों ने डर से मुंह खोल दिए। वो आदमी गुस्से से उन्हें घूर रहा था। उसने अपना मुंह हाथ से ढकते हुए कहा कि वह इस क्लिनिक को चूर चूर कर देगा। लड़कों ने डर के मारे एक दूसरे को पकड़ लिया और रेमंड ने डर में सोचा कि उसने अभी तक कोई पैसा भी नहीं कमाया है। हवा में एक डरावना माहौल छा गया। तभी एक लड़का रेमंड के पास आया और पूछा कि सर कैनर यहाँ क्या कर रहे हैं। उसने हाथ फैलाकर पूछा कि वह इतने नाराज क्यों हैं? क्या रेमंड ने कुछ गलत किया है? कनेर ने उस लड़के की तरफ देखा और नाखुशी से पूछा, क्या वह अब भी पूछ रहा है कि रेमंड ने कुछ गलत किया है? अचानक उसने रेमंड की तरफ उंगली उठाई और चिल्लाकर पूछा, क्या उसे नहीं पता कि रेमंड बे रीजन में लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है? यह सुनकर वह लड़का हैरान रह गया। उसके पास खड़ी महिला ने भी हैरानी से पूछा, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स? कनेर लोगों की तरफ मुड़ा और चिल्लाया कि वे अपने कर्ट्स की ट्रीटमेंट मेथड्स को टेस्ट करना चाहते थे, इसीलिए स्लम्स में आए और मुफ्त में इलाज शुरू किया। अब सबको यहां से तुरंत चले जाना चाहिए। रेमंड ने सीने पर हाथ रखते हुए चिल्लाया कि यह सब सच नहीं है। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था कि टारगेट को पेशेंट के रूप में कंफर्म किया गया है, डीलिंग मेथड एक्टिवेट हो गया है और स्टील हार्ट स्किल उसके साथ सिंक्रोनाइज हो गई है। एक बोनस टास्क भी सामने आया। रेमंड ने उसे देखा और पढ़ा कि उसे उस पेशेंट की देखभाल करनी है। एक और नोटिफिकेशन आया जिसमें मेडिकल टास्क की जानकारी दी गई थी। उसमें लिखा था कि क्लिनिक में अलग अलग मरीज आते हैं और सबको मदद चाहिए। अगर प्रोटैगनिस्ट दिल से उनकी मदद करता है तो वे अपना दिल खोलेंगे और उसके सबसे बड़े फैंस बन जाएंगे। टास्क पूरा करने की शर्त थी मरीज की देखभाल करना और इनाम में एक बोनस लेवल अप और 10 स्किल पॉइंट्स मिलेंगे। रेमंड का डर गायब हो गया और उसका दिल शांत हो गया। उसने सिस्टम स्क्रीन्स की तरफ देखा और मन ही मन कहा कि क्वेस्ट के हिसाब से यह आदमी भी एक पेशेंट है, ऐसे में बात समझना आसान हो जाएगा। ये सोचते हुए उसने सीने पर हाथ रखा और कहा कि उसके इलाज के तरीके एम्परर द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और हीलर टावर ने भी उसे क्वालिफाइड हीलर माना है। इसके बाद वह कनेर के पास गया और कहा कि उसे लगता है कि जो हीलर्स पहले से इस रीजन में थे उन्होंने रेमंड को बदनाम किया क्योंकि वह सस्ता इलाज दे रहा था। ये सुनकर कनेर ने थोड़ा सिर झुकाया और मन ही मन कहा कि अगर सोचें तो वो घटिया रेमंड हमेशा जरूरत से ज्यादा पैसे लेता था और गरीबों को दबाता था। उसने तो ब्लू मून गिल्ड से भी ज्यादातर पैसा खुद रख लिया था। फिर उसने खुद से पूछा, क्या उस घटिया इंसान ने उसे धोखा दिया है? वह गुस्से में आ गया और कहा कि शायद कोई गलतफहमी है, इसीलिए वह सब कुछ कंफर्म करेगा और फिर वापस आएगा। अचानक रेमंड ने उस आदमी को रोकने के लिए कहा। केनियर ने मन ही मन गुस्से में पूछा, क्या रेमंड अब क्या चाहता है? रेमंड ने कहा कि क्वेस्ट विंडो के आधार पर वह भी एक पेशेंट है और एक डार्क ऑर्गेनाइजेशन का बॉस होने के बावजूद रेमंड ने मन ही मन सोचा कि इस आदमी के पास जरूर पैसे होंगे। फिर उसने हाथ बांधते हुए मीठे अंदाज में कहा कि अब जब वह उसकी क्लिनिक में आ चुका है और गलतफहमी भी दूर हो गई है तो थोड़ा बात कर सकते हैं। उसने मन ही मन कहा कि आखिरकार ऐसा पेशेंट आया है जो इलाज के लिए अच्छी कीमत चुका सकता है। उसे समझ आ गया था कि वह इस मरीज को खो नहीं सकता। रेमंड ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि वह उसका परीक्षण करना चाहता है और पूछा, क्या उसे कोई तकलीफ महसूस हो रही है? आदमी ने थोड़ी कंफ्यूजन में कहा कि ऐसा कुछ खास नहीं है। वे दोनों टेबल पर बैठ गए। रेमंड ने हाथ फैलाते हुए कहा कि अगर थोड़ी भी असहजता हो तो बताओ, और अगर वो बीमारी है जिसे मॉडर्न हीलर्स ठीक नहीं कर सकते तो शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। आदमी ने नजरें फेर लीं और कहा कि भले ही उसे इलाज मिला हो, उसकी बीमारी बार बार लौट आती है। रेमंड ने मन ही मन कहा, मुझे पता था। फिर उसने पूछा कि वो बीमारी क्या है। कनेर बहुत कंफ्यूज्ड था और शर्मिंदा भी। उसने सिर झुकाते हुए मायूसी में कहा कि उसे गुदा में दर्द होता है और जब वह टॉयलेट जाता है तो खून आता है। ये कहते हुए उसने मुट्ठी मुंह पर रखी और जोड़ा कि हीलर्स का इलाज दर्द को थोड़ी देर के लिए कम करता है लेकिन फिर सब कुछ वापस आ जाता है। रेमंड ने तुरंत समझ लिया कि ये हेमोरॉइड्स हैं। उसने दृढ़ता से कहा कि ये सिम्टम्स तभी जाएंगे जब समस्या की जड़ को हटाया जाएगा और वह इसे ठीक करेगा। ये सुनकर आदमी रेमंड की तरफ झुक गया और पूछा, क्या वह सच में इसे ठीक कर सकता है? रेमंड ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाँ, और जोड़ा कि एक सिंपल ऑपरेशन से ये ठीक हो जाएगा और वह ऐसा करेगा ताकि बीमारी वापस ना आए। ये सुनकर कनेर टेंस हो गया और मन ही मन पूछा, क्या रेमंड उस पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा है? उसने रेमंड को याद किया और कहा कि भले ही उसने हर बार उसे बहुत पैसा दिया हो लेकिन दर्द की जड़ कभी नहीं गई। अगर सच में कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिससे दर्द वापस ना आए तो वह तैयार है। सोच से बाहर आते हुए उसने रेमंड के पास जाकर कहा कि वह इलाज स्वीकार करता है। कुछ मिनट बीते, जरूरी उपकरण ऑपरेशन टेबल पर रखे थे। कनेर ऑपरेशन टेबल पर लेटा था और रेमंड अपने अप्रेंटिस हांसन के साथ उसके पास खड़ा था। रेमंड ने देखा कि यह 3rd डिग्री हेमोरॉइड है और कहा कि बस हेमोरॉइडल टिश्यू को काटना होगा। रेमंड ने सोचा कि अब उसे निम्बल हैंड्स ऑफ द सर्जन स्किल एक्टिवेट करनी चाहिए, जिससे उसकी सेंसिटिविटी 18 से बढ़कर 28 हो गई।
रेमंड ने गंभीरता से सोचा कि वह एनेस्थेटिक गुणों वाली हर्ब्स का इस्तेमाल करके हेमोरॉइडल टिश्यू हटाएगा और ब्लड वेसल्स को जल्दी से सिल देगा। फिर उसने सोचा कि उसे ऊपरी हिस्से को काटना होगा जिसे वह थ्रेड से कवर करेगा और प्रभावित हिस्से को सिल देगा। रेमंड ने ऑपरेशन जारी रखा और सोचा कि पहले वह 3 बजे वाले हिस्से को ठीक करेगा जो सबसे खराब हालत में है, फिर 7 बजे और 11 बजे वाले हिस्सों को देखेगा। मैसेजेस में लिखा था कि उसने इलाज सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और उसे एक बोनस लेवल इंक्रीज मिला। रेमंड ने नोटिफिकेशंस की तरफ खुशी से देखा और मन ही मन कहा कि वह सफल हो गया। रेमंड ने उस आदमी की तरफ मुड़कर कहा कि ऑपरेशन पूरा हो चुका है, सब कुछ अच्छे से हो गया है। तभी कनेर ने चिंता से पूछा, क्या सच में सब इतनी जल्दी खत्म हो गया? लड़का थोड़ा झुककर बोला कि पहले 3 दिन तक थोड़ा दर्द रह सकता है, इसलिए सिट बाथ लेना जरूरी है। और फिर उसने समझाया कि उसका मतलब क्या होता है। कनेर सोफे से उठ खड़ा हुआ और लड़के को दिल से धन्यवाद दिया, क्योंकि वह इस बीमारी से कई सालों से पीड़ित था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इसका हल इतना आसान था। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह रेमंड की मदद कभी नहीं भूलेगा। रेमंड ने जवाब दिया कि इसमें कुछ खास नहीं है और मन ही मन सोचा कि अब यह आदमी पैसे देगा। लड़के ने सोचा कि यह आदमी अमीर लग रहा है, तो क्या उसे 20 या 30 पेनिस मांगने चाहिए? तभी आदमी हंस पड़ा और कहा कि वह इतनी बड़ी मदद का बदला सिर्फ पैसों से नहीं चुका सकता। लड़का शर्मिंदा हो गया और कहा, नहीं। तभी कानेर ने उसे बीच में रोकते हुए कहा कि अब से वह किसी को भी रेमंड की क्लिनिक को बदनाम नहीं करने देगा। उसने पैसे की एक थैली आगे बढ़ाई और लड़के से उसे लेने को कहा। थैली खोलते हुए रेमंड ने सोचा, इसमें कितना पैसा होगा? हैंसन ने जवाब दिया, लगभग 300 पेनिस। कानेर ने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि वह रेमंड को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। लड़कों ने तुरंत झुककर उसे शुभ दिन की कामना की। हैंसन ने पूछा, क्या उसने रेमंड के बारे में कुछ कहा? रेमंड ने जवाब दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज वे बीफ खाने वाले हैं। तभी लकड़ी के डिब्बे गिर पड़े और रेमंड उनके नीचे दब गया। उसने कनेर की तरफ देखा और चिल्लाया कि यह कोई गलतफहमी है। आदमी ने अपनी मुट्ठी मलते हुए चिल्लाया कि वह उस लड़के को तब से नफरत करता है जब उसने गरीबों की गर्दन पर लटकना शुरू किया, लेकिन उसे हाथ नहीं लगाया, क्योंकि कोई भी हीलर यहां नहीं आता था। उसने लड़कों की तरफ देखा और चिल्लाया कि उन्होंने रेमंड जैसे महान इंसान की इज्जत कैसे मिट्टी में मिलाई। सबने तुरंत रेमंड से माफी मांगी और दया की गुहार लगाई। आदमी ने रैंट के चेहरे पर पूरी ताकत से मुक्का मारा, जिससे उसके दांत टूट गए। कनेर ने उसे जमीन पर फेंकते हुए कहा कि अगर वह बे रीजन में फिर से दिखाई दिया तो उसके पास सिर्फ इतना ही दांत बचेंगे कि वह दलिया खा सके। सब लोग डर के मारे वहां से भाग गए। सारे इलीगल हीलर्स इंक्लूडिंग रैंड को बाहर फेंक दिया गया और वे फिर कभी वहां नहीं लौटे। इसके बाद रेमंड की क्लिनिक बहुत सफल हो गई और वहां बहुत सारे मरीज आने लगे। क्लिनिक के पास लोग चर्चा कर रहे थे कि रेमंड ने उनकी समस्याएं कैसे हल की, और वे सोच भी नहीं सकते थे कि दुनिया में ऐसा अद्भुत इंसान भी हो सकता है। रेमंड ने नोटिफिकेशन में देखा कि उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं और उसका लेवल बढ़ गया है। उसने कैनर की तरफ देखा और उसे शुभ दिन की कामना दी और कहा कि वह अपना ध्यान रखे। रेमंड ने अपना स्टेटस देखा और पाया कि वह लेवल 28 पर पहुंच चुका है और उसके पास बहुत सारे स्किल पॉइंट्स हैं। उसने खुशी से सोचा कि अगर वह इसी स्पिरिट में आगे बढ़ता रहा तो वह लेवल 40 तक पहुंच जाएगा। लड़के ने सोचा कि मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से अब उसे अपनी एंड्योरेंस और सेंसिटिविटी बढ़ानी होगी, और जब वह एक निश्चित एंड्योरेंस लेवल पर पहुंच जाएगा तो उसे अपनी इंटेलिजेंस भी बढ़ानी होगी। उसे पता था कि अगर वह लगातार अपने लेवल्स बढ़ाता रहा तो वह जल्द ही सबसे बेहतरीन हीलर बन जाएगा। तभी कनेर अचानक क्लिनिक में घुसा और चिल्लाया कि बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। रेमंड उसके पास गया और पूछा कि वह किस बारे में बात कर रहा है। तभी आदमी ने जवाब दिया कि रेमंड को तुरंत यहां से भाग जाना चाहिए। रेमंड ने सुना कि एक आदमी आ रहा है जिसके पास एक इन्फेक्शियस डिजीज है। कनेर ने डर से चिल्लाया कि यह मौत का संदेशवाहक है और अगर रेमंड यहीं रुका तो वह भी संक्रमित होकर मर जाएगा। हानसन डर के मारे नीला पड़ गया और उसने अपना हाथ मुंह पर रख लिया। पूरे कॉन्टिनेंट पर मौत का संदेशवाहक माना जाता है स्मॉल पॉक्स वायरस, जिसे ब्लैक डेथ के साथ मिलाकर देखा जाए तो मोर्टेलिटी रेट 30% से ज्यादा है। रेमंड ने थॉटफुल अंदाज में अपना हाथ मुंह पर रखा और सोचा कि यह सबसे खतरनाक इन्फेक्शियस डिजीजेस में से एक है। अगर वह कोशिश करे तो कुछ मरीजों को बचा सकता है, लेकिन सैकड़ों और हजारों की मौत को रोकना नामुमकिन है। हैंसन उसके पास आया और डर भरी आवाज में कहा कि उन्हें तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए। रेमंड डर गया और सोचने लगा, क्या उन्हें सच में भागना चाहिए? जब स्मॉल पॉक्स और ब्लैक डेथ की धुंध फैलती है तो तुरंत भागना ही हीलर टावर का अनऑफिशियल रूल है। स्मॉल पॉक्स वो बीमारी है जिसने धरती पर लाखों लोगों की जान ली है। रेमंड ने नीचे देखा और सोचा कि अगर वह अभी जिंदा रहकर यहां से निकलता है तो भी वह संक्रमित होकर मर सकता है। कनेर ने हाथ हिलाते हुए कहा कि उसने सुना है कि बीमार लोगों को जल्द ही जला दिया जाएगा और इलाका साफ कर दिया जाएगा, इसलिए उसने हीलर्स से कहा कि वे जल्दी से यहां से चले जाएं। तभी एक लड़की उनके पास आई और पूछा, क्या यह सच है कि यह मौत का संदेशवाहक है? उसने हाथ फैलाकर कहा कि भले ही उन्हें पहले द कर्स ऑफ गॉड नाम की बीमारी हुई थी। रेमंड ने उन्हें दिखाया कि वो कोई कर्स नहीं थी। फिर उसने हीलर्स की तरफ मुड़कर कहा कि ह्यूस्टन एम्पायर में हाल ही में स्मॉल पॉक्स आया है, तो ये अजीब है कि एपिडेमिक अचानक राजधानी में फैल गया। रेमंड ने सिर झुका लिया और सोचा कि लड़की सही कह रही है।
क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि यह सच में स्मॉल पॉक्स है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने पूछा कि मरीजों में क्या सिम्टम्स हैं। आदमी हैरान रह गया और कंफ्यूजन में पूछा कि सिम्टम्स क्या हैं। कनेर के साथ आया लड़का हाथ फैलाकर बोला कि सबको तेज बुखार है और उनके शरीर पर ब्लिस्टर्स फैल रहे हैं। एल्डरली लोग जो पहले मौत के संदेशवाहक से बच चुके थे इकट्ठा हुए और बोले कि ये वही सिम्टम्स हैं जो उन्हें पहले हुए थे। रेमंड ने खुशी से मन ही मन कहा कि ऐसे सिम्टम्स कई और बीमारियों में भी होते हैं। फिर उसने ठुड्डी पर हाथ रखा और सोचा कि अगर वह सब कुछ खुद देखे तो पक्के तौर पर कह सकता है, लेकिन अगर ये सच में स्मॉल पॉक्स है तो पास जाना खतरनाक होगा। हैंसन अपने टीचर के सामने खड़ा हुआ और पूछा, क्या इसमें कोई शक है? और जोड़ा कि अगर ये सच में मौत का संदेशवाहक है तो रेमंड मर सकता है। रेमंड अपने स्टूडेंट के पास गया और कहा कि अगर नहीं तो मरीजों को आग में जलाए जाने से बचाया जा सकता है। हांसन ने डर भरी आवाज में हाथ उठाकर कहा कि इसी वजह से रेमंड खुद भी बीमारी पकड़ सकता है और जलने वालों में शामिल हो सकता है। ये शब्द रेमंड को सोच में डाल गए। उसने चुपचाप अपने साथियों के पास खड़े होकर सोचा कि अब क्या करना चाहिए। तभी उसके सामने एक टास्क आया जिसमें लिखा था कि उसे उन मरीजों को बचाना है जिन्हें गलत तरीके से मौत दी जा रही है। टास्क की डिफिकल्टी एवरेज थी। सिस्टम विंडो में लिखा था कि कई मरीज इन्फेक्शियस डिजीज से संक्रमित हैं और उन्हें जलाए जाने का खतरा है। ये इलाज का सही तरीका नहीं माना जा सकता। उसे अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके इन गलत मौतों को रोकना होगा। रेमंड ने देखा कि इस टास्क का इनाम एक बोनस लेवल इंक्रीज और 20 स्किल पॉइंट्स हैं। उसने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए मन ही मन कहा कि ये मौतें नाइंसाफ ही हैं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने हाथ फैलाकर दृढ़ता से कहा कि वह अपने स्टूडेंट को छोड़कर नहीं जाएगा। हैंसन और कनेर बहुत डर गए थे। रेमंड ने लड़कों की तरफ देखा और मन ही मन कहा कि वे स्मॉल पॉक्स से संक्रमित नहीं हैं, इसलिए वह अपने नॉलेज से उन्हें बचा सकता है। बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीजेज इंक्लूडिंग स्मॉल पॉक्स मेडिकली एयरबोर्न होती हैं, जो सलाइवा, म्यूकस या कॉफिंग से फैलती हैं। रेमंड ने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए सोचा कि अगर ऐसा है तो इसका फैलाव फिजिकल तरीके से रोका जा सकता है। लेकिन फिलहाल उसने अचानक हाथ फैलाए और हैंसन की तरफ मुड़कर कहा कि उसे एक मोटा कपड़ा चाहिए जो मास्क की तरह इस्तेमाल हो सके, और साथ ही ग्लव्स और एक रोब जिससे पूरा शरीर ढक जाए। हैंसन बहुत कंफ्यूज था। उसने हाथ फैलाकर पूछा कि रेमंड क्या करना चाहता है। रेमंड ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा कि वह खुद मरीजों से मिलेगा और उनकी जांच करेगा। रात हो चुकी थी। स्क्वायर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। लोग एक बंद बाण में चिल्ला रहे थे और मदद की गुहार लगा रहे थे। एक आदमी हाथ में टॉर्च लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था और कह रहा था कि वे इनकी वजह से नहीं मर सकते। तभी रेमंड वहां पहुंचा और चिल्लाकर उन्हें रोकने को कहा। उसका पूरा शरीर और चेहरा बैंडेज से ढका हुआ था। टॉर्च वाला आदमी पीछे मुड़कर गुस्से में चिल्लाया कि वह कौन है। रेमंड ने कहा कि वह उनका हीलर है। लोग बहुत हैरान हुए और पूछा कि वह ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं, और जोड़ा कि यह खतरनाक है क्योंकि वह परिवार मौत के हेरल्ड से संक्रमित है और उन्हें शुद्ध करना जरूरी है। रेमंड ने हाथ उठाकर सबको रुकने को कहा। फिर पूछा कि उन्होंने कैसे तय किया कि वे लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं जबकि वहां कोई हीलर मौजूद नहीं था। टॉर्च वाले लोग कंफ्यूज्ड हो गए और उनमें से एक ने जवाब दिया कि तेज बुखार और शरीर पर ब्लिस्टर्स मौत के हेरल्ड के पक्के संकेत हैं। रेमंड ने हाथ फैलाकर कहा कि ऐसे सिम्टम्स कई दूसरी बीमारियों में भी होते हैं, इसलिए अभी कुछ भी साफ नहीं है। इसके बाद उसने अंदर जाने और खुद जांच करने की अनुमति मांगी। लड़कों ने कंफ्यूजन में चिल्लाकर कहा कि रेमंड खुद संक्रमित हो सकता है। रेमंड ने मुस्कुराकर कहा कि चिंता मत करो, उसके पास इससे बचने की क्षमता है। उसने ये टेम्परेरी सूट बनाया है लेकिन ये पूरी सुरक्षा नहीं देता। उसने सोचा कि उसे एक शॉप खोलनी चाहिए। नोटिस में लिखा था कि वह स्किल पॉइंट से कोई भी स्किल खरीद सकता है, लेकिन लो लेवल की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसने स्क्रीन पर एक शीट देखा और अपनी उंगली उसकी तरफ बढ़ाई। उसने पढ़ा कि इसे खरीदने के लिए 100 पॉइंट्स चाहिए। रेमंड ने यह स्किल खरीदने का फैसला किया। खरीदने के बाद उसने पढ़ा कि शील्ड उसे फिजिकल थ्रेट से बचाएगा और स्किल लेवल जितना ऊंचा होगा उतनी गंभीर थ्रेट से सुरक्षा मिलेगी। रेमंड ने शील्ड का इस्तेमाल किया। शील्ड की मैजिक एक्टिवेट हो गई और इंटेलिजेंस स्टैट्स मैजिक लेवल के अनुपात में बढ़ गए। रेमंड एक प्रोटेक्टिव शील्ड में घिर गया और सोचने लगा कि भले ही ये मैजिक ज्यादा देर तक न टिके। रेमंड ने सोचा कि उसका इम्प्रोवाइज्ड सूट और मैजिक शील्ड मिलकर उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ड्रॉपलेट्स को घुसने से रोक सकते हैं। उसने माथे की पट्टी कसते हुए कहा कि अब वह तैयार है। धीरे धीरे वह उस घर के दरवाजे की तरफ बढ़ा। हंसन हैरानी से देख रहा था कि लड़के ने अभी अभी मैजिक शील्ड का इस्तेमाल किया है। अंदर पूरा परिवार एक दूसरे से लिपटा हुआ डर के मारे कांप रहा था। आंसुओं से भरी आंखों से उन्होंने सिर उठाया और पूछा कि वह लड़का कौन है। रेमंड उनके पास गया और खुद को हीलर के रूप में इंट्रोड्यूस किया। बच्चे उसकी तरफ दौड़ते हुए उससे प्रिंस कहकर मदद मांगने लगे क्योंकि वे मरना नहीं चाहते थे। रेमंड मुस्कुराया और कहा कि वह प्रिंस नहीं बल्कि हीलर है और उनकी देखभाल करेगा। इसके बाद उसने लड़के से कहा कि वह अपनी शर्ट उठाए। रेमंड ने उसके शरीर की जांच शुरू की। उससे ब्लिस्टर्स दिखे जो दिखने में स्मॉल पॉक्स जैसे लग रहे थे। उसने लड़के का चेहरा भी देखा। फिर लड़की की तरफ मुड़कर कहा कि घबराओ मत, यह मौत का संकेत नहीं है। रेमंड ने एंशिएंट भाषा में बताया कि इस बीमारी को वेरिसेला कहते हैं, जिसका मतलब है चिकन पॉक्स। उसने कहा कि शरीर पर ब्लिस्टर्स गंभीर नहीं है क्योंकि हथेलियां और पैर पूरी तरह साफ हैं।
लड़की ने अपनी हथेली की जांच की। रेमंड ने जोड़ा कि ये ब्लिस्टर्स त्वचा के अंदर नहीं जाते बल्कि सतह पर होते हैं, और ये चिकन पॉक्स का संकेत है ना, कि हेरल्ड ऑफ डेथ। रेमंड ने बैठते हुए कहा कि ये बीमारी खुद ही ठीक हो जाएगी, बस सब कुछ जैसा है वैसा ही रहने दो। लड़की ने चिंता से पूछा कि क्या वे ठीक हो जाएंगे। रेमंड ने सिर हिलाकर कहा कि हाँ, और जो लोग बाहर हैं उन्हें भी सब समझा देगा। थोड़ी देर बाद रेमंड बाहर आया और बच्चे खुशी से दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे। लड़की ने रेमंड के गाल पर हाथ रखा और कहा कि उसके बच्चे पूरी तरह ठीक हो गए हैं, और उसने दिल से उसका धन्यवाद किया। रेमंड मुस्कुराया और कहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया। लड़की ने आंसुओं से कहा कि उसने उनकी जान बचाई है और वे इसे कभी नहीं भूलेंगे। हानसन ने मुस्कुराकर कहा कि यह बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उसे डर था कि यह हेरल्ड ऑफ डेथ हो सकता है। बाहर लोगों ने रेमंड से कहा कि अगर वह नहीं होता तो वे मासूम पड़ोसियों को मार देते। रेमंड ने मैसेज में पढ़ा कि उसने अनफेयर डेथ से मरीजों को बचाया और टास्क कंप्लीट किया। उसे नया टाइटल मिला और उसकी रेपुटेशन बढ़ गई। अब स्लम्स के लोग उससे और ज्यादा फ्रेंडली हो गए। रेमंड ने लोगों की तरफ मुस्कुराकर देखा और सोचा कि हर बार जब वह ऐसी खुशी महसूस करता है तो वो पहली बार जैसा लगता है। लोग उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए और कहा कि अब वे उस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें इंसान जैसा महसूस होता है। तभी एक आदमी ने सर्वेंट से पूछा कि बे रीजन को और कितनी देर तक अनअटेंडेड छोड़ेंगे। उसने कहा कि ड्रॉन किंगडम से युद्ध बहुत जल्द शुरू होगा, और जब ऐसा होगा तो लोगों के दिल कांपेंगे और कोई नहीं जानता कि बे रीजन उनके लिए क्या बन जाएगा। अंत में उसने प्रिंस लियर के नाम से चिल्लाया और कहा कि उन्हें ताकत हासिल करने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। फिर उसने महाराज से निर्णय लेने की गुहार लगाई। कुछ समय बीता। किचन में मांस पक रहा था। रेमंड ने किचन में झांककर पूछा कि क्या यह मांस की खुशबू है। हैंसन ने चम्मच हाथ में लेकर जवाब दिया कि चिकन पॉक्स वाले बच्चों की मां ने उन्हें धन्यवाद स्वरूप मांस दिया है, और अब वह पक चुका है, इसीलिए खाने का समय है। रेमंड ने खुशी से हाथ उठाए और कहा कि बीफ इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। रेमंड ने मांस का एक टुकड़ा काटते हुए मन ही मन कहा कि वह अब 29वें लेवल पर पहुंच चुका है और स्लम ड्वेलर्स उसके प्रति फ्रेंडली हैं, तो सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। उसने सोचा कि जब वह 40वें लेवल तक पहुंचकर प्रमोटेड हो जाएगा तब वह आखिरकार अपने रूकी स्टेटस से छुटकारा पा लेगा, और शायद तब वह और भी बेहतर सहायता दे सकेगा। वे सब टेबल पर बैठ गए। हैंसन ने रेमंड की तरफ मुड़कर एक और टुकड़ा खाते हुए पूछा कि क्या उसने सही समझा कि उस दिन रेमंड ने डिफेंस मैजिक का इस्तेमाल किया था। रेमंड ने हाथ फैलाकर जवाब दिया कि हाँ, लेकिन वह कोई एंशिएंट मैजिक नहीं था, बल्कि सिर्फ किस्मत से मिली हुई एबिलिटी थी। ये सुनकर हैंसन ने कहा कि ये तो कमाल की एबिलिटी है, और कौन सोच सकता था कि वे मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरेशन बहुत ही कम है। रेमंड ने थोड़े असंतोष से सिर हिलाया। हैंसन ने गहरी सांस ली और पूछा कि क्या रेमंड के पास पर्याप्त माना नहीं है, क्योंकि हीलिंग मैजिक ऑरा और बाकी सारी चमत्कारी शक्तियां माना से ही चलती हैं। हीलर्स हीलिंग के लिए, मेजेस मैजिक के लिए और नाइट्स ऑरा के लिए माना का इस्तेमाल करते हैं। रेमंड के पास कुछ माना है क्योंकि वह हीलर है, लेकिन अगर उसे नंबर्स में व्यक्त किया जाए तो वह केवल 1 के बराबर है। हैंसन ने रेमंड की तरफ देखा और कहा कि अगर माना का लेवल बढ़ाने का कोई तरीका हो तो वह मरीजों के इलाज में बहुत मदद करेगा। रेमंड ने गहरी सांस ली और पूछा कि क्या उसे नाइट्स की तरह माना ट्रेनिंग करनी चाहिए, लेकिन उसे नहीं लगता कि उससे कोई फायदा होगा, क्योंकि भले ही सभी माना का इस्तेमाल करते हैं, नाइट्स, मेजेस और हीलर्स का तरीका अलग होता है। नाइट्स लोअर एनर्जी कोर से माना इकट्ठा करते हैं, जो नाभि के नीचे होता है। मेजेस मिडिल एनर्जी कोर यानी माना हार्ट से काम करते हैं, जो ज्ञान और एनलाइटनमेंट से नियंत्रित होता है। हीलर्स अपर एनर्जी कोर से काम करते हैं, और तीनों में सबसे मुश्किल माना इकट्ठा करना हीलर्स के लिए होता है। रेमंड ने रोस्टेड मीट चबाते हुए मन ही मन कहा कि अपर एनर्जी कोर को डेवलप करना बेहद मुश्किल है, और कोई भी व्यक्ति तभी हाई हीलिंग एबिलिटी और लार्ज माना रिजर्व पा सकता है जब वह जन्म से ही टैलेंटेड हो। इसलिए चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, वह एफ रैंक से ऊपर नहीं जा सकता। उसने आगे देखा और खुद से पूछा कि वह किस तरह का माना इस्तेमाल करता है, क्योंकि अपर, मिडिल और लोअर एनर्जी कोर्स के बीच स्विच करना असंभव है। हीलर सिर्फ हील कर सकते हैं, मेजेस सिर्फ मैजिक और नाइट सिर्फ ऑरा। लेकिन रेमंड अभी मैजिक इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसने कभी माना हार्ट में माना इकट्ठा नहीं किया। ये सोचते हुए उसने अपने हाथ की तरफ देखा और मन ही मन कहा कि उसने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि वह इसे प्लेयर की एबिलिटी मानता था, लेकिन अब उसे इस मैटर को सीरियसली देखना चाहिए। तभी अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। किसी ने हीलर को मदद के लिए पुकारा। लड़के बहुत डर गए। रेमंड होश में आते ही दरवाजे की तरफ दौड़ा। एक महिला अपने पति का शरीर लेकर आई और कहा कि वह छत से गिर गया है और अब सांस नहीं ले रहा। रेमंड ने तुरंत ग्लव्स पहनते हुए स्टूडेंट को सीपीआर करने का आदेश दिया। उसी समय एम्परर और उसका सेवक बे एरिया में पहुंचे। एक लड़के ने ओडिन की तरफ देखा और पूछा कि क्या उन्हें इस एरिया में चुपचाप आना चाहिए। उन्होंने मोड़ पर कदम रखा और सबॉर्डिनेट ने कहा कि प्रिंस लर्टन पिछली बार गंभीर रूप से घायल हुआ था, इसीलिए यह जगह खतरनाक है। एम्परर आगे बढ़ते हुए बोला कि वह एक स्वॉर्ड मास्टर है, इसीलिए जब तक आसपास कोई वॉरियर ना हो उसे कोई खतरा नहीं। एम्परर की बात सुनकर गालमन ने उत्साहित होकर कहा कि हाँ, लेकिन फिर भी। और इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एम्परर ने गुस्से से कहा कि यहाँ लोग रहते हैं, इसलिए सिर्फ अंदाजों के आधार पर इस जगह को खत्म नहीं किया जा सकता जब तक वह खुद जाकर सब कुछ न देख ले।
ये कहकर उसने मुड़ते हुए कहा कि उन्हें टैवर्न जाना चाहिए और वहां की स्थिति देखनी चाहिए। टैवर्न में बहुत सारे लोग थे। तभी किसी ने अचानक पूछा कि क्या रैंस क्लिनिक में कोई मर गया है। एम्परर और उसका सबॉर्डिनेट सब कुछ ध्यान से सुन रहे थे। एक कस्टमर ने हाथ उठाकर कहा कि हाँ, ये सच है। रेमंड उस आदमी को नहीं बचा सका। उसने 1 घंटे तक सीपीआर किया, लेकिन अंत में वह व्यक्ति मर गया। उसके दोस्त ने हाथ उठाकर कहा कि वह मानता है कि रेमंड सर्वशक्तिमान नहीं है। फिर उसने बियर का मग उठाकर कहा कि अफवाहें हैं कि वह सबको मुफ्त में इलाज देता है ताकि लोगों को एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर सके। उसके साथी ने हाथ फैलाकर पूछा कि क्या वह बे रीजन में सिर्फ खेलने आया है, जैसे बाकी राजकुमार आते हैं। इस दुनिया के सारे हाई एंड माइटी लोग स्लम्स के ऑर्डिनरी लोगों को राज्य के शरीर पर एक अल्सर की तरह देखते हैं। ये सुनकर एम्परर बहुत हैरान हुआ। तभी एक लड़की उस लड़के की टेबल पर आई और चिल्लाई कि सायरन बिल्कुल अलग है। उसने बहुत चिंतित चेहरे से कहा कि उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मरीज की हालत ऐसी थी कि कोई भी हीलर उसे देखना तक नहीं चाहता, क्योंकि उसे बचाया नहीं जा सकता था और सिर्फ एनर्जी की बर्बादी होती। लेकिन रेमॉन्ड ने पूरी कोशिश की उस होपलेस मरीज को बचाने की, और जब वह जीवन के संकेत देना बंद कर गया तो रेमंड फूट फूट कर रो पड़ा। वह काउच के सामने घुटनों पर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू नदी की तरह बहने लगे और उसने सोचा कि वह उसे खो चुका है और बचा नहीं सका। हर डॉक्टर को किसी मरीज को खोने का अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि यही मॉडर्न मेडिसिन सिखाती है। रेमंड लड़की और उसकी हिस्टेरिकली रोती हुई बेटी के सामने खड़ा था। रेमंड ने आंसू बहाते हुए धीरे से कहा कि उसे माफ कर दो। उसने लड़की की तरफ आंसू भरी आंखों से देखा और चिल्लाया कि वह सच में बहुत दुखी है। लड़के ने दुखी होकर सोचा कि वह कभी दोबारा ऐसा अनुभव नहीं करना चाहता। लड़की की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि उसने कभी किसी को मरीजों के प्रति इतना सिंसियर नहीं देखा। उसने चिल्लाकर कहा कि स्वर्ग ने खुद उसे बे रीजन भेजा है, इसलिए वही राजकुमार है जिसकी सेवा करनी चाहिए। लड़के ने मुस्कुराकर कहा कि सर रेमंड की वजह से उसका बेटा जिंदा है। दूसरे लड़के ने जोड़ा कि हीलर ने उसकी पत्नी की बीमारी ठीक की, जो बहुत समय से उसे परेशान कर रही थी, जबकि बाकी हीलर्स अब्सर्डली ज्यादा पैसे मांगते थे लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे। लड़कों ने अपने मग्स टकराए और चिल्लाए, लॉन्ग लिव प्रिंस राउन। रेमंड ने मैसेज में पढ़ा कि उसकी रेपुटेशन एक निश्चित स्तर तक पहुंच गई है और उसे नया टाइटल मिला है। उसने मुड़ते हुए सोचा कि उसका पिछला टाइटल था डर्टी बास्टर्ड चाइल्ड। उसने कुछ एडिशनल बफ्स के बारे में भी पढ़ा जो उसे चौंका गए। रेमंड ने पढ़ा कि उसे एक ऐसा टाइटल मिला है जो स्लम्स के निवासियों की मदद करने वाले को दिया जाता है, और उसका रैंक है विलेज लेवल। एडिशनल बफ में लिखा था कि स्लम ड्वेलर्स के साथ उसकी फ्रेंडली रिलेशनशिप बहुत ज्यादा बढ़ गई है। रेमंड ने चमकती आंखों से सोचा कि उसे 20 बोनस स्किल पॉइंट्स भी मिले हैं और यह नया टाइटल पिछले वाले से कहीं बेहतर है। वह मरीज के सामने बैठा हुआ खुशी से सोच रहा था कि जैसे जैसे उसकी रेपुटेशन बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी अर्निंग्स भी बढ़ेंगी। ओडिन ने कहा कि रेमंड की रेपुटेशन उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी है। गालमन ने उसकी तरफ मुड़कर कहा कि उसने तो सोचा था कि ये लड़का इस रीजन में जिंदा बच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तभी ओडिन को खांसी आने लगी। उसने मुट्ठी मुंह पर रखी। लड़के ने कहा कि यह खांसी एम्परर की हालत और बिगाड़ रही है। ओडिन ने कहा कि यह बस एक हल्का सा कोल्ड है। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा कि उन्हें वापस पैलेस लौट जाना चाहिए। गालमन ने जवाब दिया कि हाँ, यही बेहतर होगा। तभी पीछे से जोर जोर से मदद की पुकार सुनाई दी। वे तुरंत मुड़े। एक आदमी लड़की की गर्दन पकड़े हुए चिल्ला रहा था कि वे बस यहां से निकल जाए, जबकि लड़की जोर जोर से मदद मांग रही थी। ओडिन ने अपनी तलवार निकाली और गालमन को पीछे हटने का आदेश दिया। आदमी ने जवाब दिया कि वह खुद उनसे निपटेगा। एम्परर ने अपनी तलवार में माना भरना शुरू किया, जिससे तलवार की एनर्जी देखकर लोग डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने कहा कि पास मत आना। ओडिन ने तलवार के हिल्ट को दोनों हाथों से पकड़ा और तेजी से आगे दौड़ पड़ा। लड़की हैरानी से मुंह खोलकर उसे देख रही थी। उसने जल्दी से नीचे झुकते हुए खुद को बचाया और एम्परर ने सामने वाले पर तलवार चला दी। ओडिन ने अपना हुड ठीक करते हुए लड़की से पूछा कि क्या वह ठीक है, क्योंकि अब वह सुरक्षित है। लड़की ने अपना चेहरा हाथ से ढक लिया और धीरे से एक मैजिकल वेपन निकाला। अचानक वह लड़की उछलकर उस वेपन को ओडिन की तरफ घुमाने लगी। एम्परर ने तुरंत नीचे देखा और पाया कि उसका हाथ घायल हो गया है। उसने दांत भींचते हुए गुस्से में सोचा कि क्या यह लड़की कोई हत्यारी है। तभी लड़की के कंधे पर एक ब्लेड तेजी से आकर लगा और चारों तरफ खून फैल गया। एम्परर ने बिना किसी दया के अपने ओपोनेंट की तरफ देखा। लड़की ने अपना कंधा पकड़ लिया और दर्द में दांत भींचने लगी। अचानक उसने सिर झुकाया और एक स्पेल पढ़ना शुरू किया। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा, जो तुरंत एली में फैल गया। ओडिन ने देखा और सोचा कि क्या यह स्मोक स्क्रीन मैजिक है। उसने तलवार उठाकर पूछा कि क्या वह सच में भागना चाहती है। उसने चिल्लाकर कहा कि वह उसे जाने नहीं देगा। तभी उसे तेज दर्द महसूस हुआ। उसने अपना मुंह और नाक हाथ से ढक लिया और मन ही मन कहा कि इस स्मोक में ऐसे तत्व हैं जो सांस लेने के लिए हानिकारक हैं। क्या लड़की ने जानबूझकर यह स्पेल उसकी हेल्थ प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर इस्तेमाल किया? तभी उसने अपनी तलवार की चमक में देखा कि लड़की उसकी तरफ उड़ती हुई आ रही है। उसी पल लड़की के सीने में एक बड़ा छेद हो गया। खून ओडिन और उसकी तलवार पर फैल गया। उसने अपना वेपन नीचे किया। गालमन दौड़ता हुआ उसके पास आया और पूछा कि क्या वह ठीक है। एम्परर ने मुंह फेरते हुए कहा कि उसने बस एक खरोंच दी है। गालमन ने कट की जांच की और उत्साहित होकर कहा कि यह नीला पड़ रहा है।
जहर बहुत तेजी से उसके हाथ में फैल रहा है। ओडिन ने अपनी तलवार म्यान में रखी और कहा कि एक सोर्ड मास्टर इससे नहीं मरेगा। गालमन ने हाथ फैलाकर कहा कि अगर अभी इलाज नहीं किया गया तो वह अपना हाथ खो सकता है। एम्परर ने सेवकों की तरफ देखा और कहा कि पैलेस में एक AA रैंक हीलर है, अम्रियन, जो जहर का इलाज कर सकता है। गालमन रूलर के पास आया और कहा कि पैलेस पहुंचने तक जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। ओडिन ने अपने हाथ की तरफ देखा और मन ही मन कहा कि उसकी हालत तेजी से बिगड़ रही है। रेमंड ने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए कहा कि अगर जहर का फैलाव नहीं रोका गया तो एम्परर को सच में अपना हाथ काटना पड़ेगा। तभी गालमन ने चिल्लाकर कहा कि पास में ही रान क्लिनिक है। यह सुनकर ओडिन बहुत हैरान हुआ। उसने सेवक की तरफ मुड़कर पूछा कि क्या वह रेमंड से इलाज करवाना चाहता है। गालमन ने हाथ बढ़ाते हुए कहा कि कम से कम इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो लेना ही चाहिए। उसने चेहरे पर पसीने की एक बूंद के साथ कहा कि रेमंड ने बेलॉन में 5 साल काम किया है, इसलिए वह बिना हीलिंग एबिलिटी के भी इमरजेंसी केयर दे सकता है। एक आदमी ने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए सोचते हुए कहा, सही है। कुछ समय बाद रेमंड की क्लिनिक में वे पहुंचे। रेमंड ने मुस्कुराकर पूछा कि वह कैसे मदद कर सकता है। गालमन और एम्परर उसके सामने खड़े थे। मास्क पहने हुए रेमंड ने उन्हें ध्यान से देखा और पाया कि उनके मास्क खून से सने हुए थे। वह मन ही मन चिल्लाया, कितना डरावना। उसने सोचा कि कहीं ये डार्क गिल्ड के लोग तो नहीं, लेकिन अगर वे डार्क गिल्ड से हैं तो उनके पास पैसे तो होंगे। जब उन्हें आने का कारण बताया गया तो रेमंड ने बगल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वे उसका पीछा करें। तभी एम्परर ने खांसते हुए कहा कि उसे झड़ दिया गया है, इसलिए उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए। एक आदमी ने हाथ बढ़ाया और रेमंड ने कहा कि वह घाव की जांच करेगा। मन ही मन उसने सोचा कि ये लोग अपराधी हैं जो अपनी पहचान नहीं बता सकते, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मरीज तो मरीज होता है। घाव की जांच करने के बाद रेमंड बहुत हैरान हुआ क्योंकि हालत बहुत खराब थी। इसके बाद उसने हाथ उठाकर पूछा कि क्या घाव के अलावा कोई और लक्षण है, जैसे धुंधली दृष्टि, तेज धड़कन, कमजोरी, सिर दर्द। एम्परर ने शांत स्वर में कहा कि उसे थोड़ी कमजोरी और सिर दर्द है और उसे लगता है कि उसकी नाड़ी थोड़ी तेज है। यह सुनकर रेमंड ने मन ही मन कहा कि उसने ये आवाज पहले भी सुनी है, लेकिन कौन थी। सोच छोड़कर उसने हाथ फैलाकर कहा कि यह घाव बहुत गंभीर है और पल्स इरेगुलर है। ऐसा लग रहा है कि यह ड्रैगन ब्लड पॉइजन या कोई और नर्व पॉइजन है। ओडिन ने चेहरे पर हाथ रखते हुए इमरजेंसी ट्रीटमेंट मांगा ताकि जहर और न फैले और बाद में प्रॉपर इलाज हो सके। रेमंड ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा कि वह इसे संभाल सकता है। यह सुनकर गालमन बहुत हैरान हुआ और पूछा कि उसने अभी क्या कहा। रेमंड ने हाथ फैलाकर समझाया कि ये 3 व्हाइट स्नेक्स और एल्पाइन रोज एक्सट्रैक्ट का मिश्रण है, इसलिए अगर वह एंटीडोट तैयार करे तो जहर को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। गालमन बहुत कंफ्यूज था और पूछा कि रेमंड को कैसे पता चला कि ओडिन को किस तरह का जहर दिया गया है। क्या यह भी एंशिएंट नॉलेज का हिस्सा है जिसे मेडिकल टेक्नोलॉजी कहते हैं। उसी समय उसने मन ही मन कहा कि हीलिंग आमतौर पर वाइटैलिटी बढ़ाने और जहर हटाने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन जहर की पहचान करने में बहुत समय लगता है। रेमंड ने उंगली उठाकर कहा, नहीं, और समझाया कि उसने अप्रेंटिस रहते हुए बहुत पढ़ाई की थी, इसलिए वह मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स में S रैंक है। उसे याद आया कि वह किताबों के साथ घूमता रहता था। रेमंड ने बहुत सारे मेडिकल वर्क्स पढ़े ताकि अपनी हीलिंग पावर की कमी को पूरा कर सके। शायद पूरे रैपनडेन कॉन्टिनेंट में इस सेक्शन को उससे बेहतर कोई नहीं जानता। यादों से बाहर आते हुए रेमंड ने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए कहा। रेमंड ने कहा कि उनकी क्लिनिक में एंटीडोट तो है, लेकिन एक समस्या है। गालमन ने उत्साहित होकर पूछा, क्या समस्या है। हीलर ने हाथ फैलाकर समझाया कि यह जहर एक एन्चेंटेड वर्जन है, इसलिए 3 स्नेक्स के जहर के लिए बना सामान्य एंटीडोट पर्याप्त नहीं होगा। यह सुनकर गालमन ने पूछा कि फिर क्या किया जाए। रेमंड ने हाथ फैलाकर जवाब दिया कि उन्हें ऐसा तरीका अपनाना होगा जिससे एंटीडोट का प्रभाव अधिकतम हो जाए, लेकिन यह तरीका शायद उनके लिए स्वीकार करना मुश्किल होगा। गालमन ने पूछा, कौन सा तरीका। रेमंड ने समझाया कि एंटीडोट पीने के लिए नहीं बल्कि सीधे ब्लड स्ट्रीम में नीडल से इंजेक्ट किया जाएगा। यह सुनकर गालमन ने एम्परर को ढकते हुए चिल्लाया, यह संभव नहीं है। उसने जोड़ा कि उसने कभी ऐसा अजीब इलाज नहीं सुना। रेमंड ने मन ही मन कहा कि मॉडर्न वर्ल्ड में सिरिंज का इस्तेमाल आम है, लेकिन रपनडेन में ऐसा